लोग बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित जो 7th फेज का टीचर की वैकेंसी आने वाली है, उसमें प्राइमरी लेवल पर जो मैथ का सिलेबस है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि कैसे हम इस सिलेबस इस सेक्शन को मेनली कंप्लीट कर सकें और अच्छा स्कोर पर कर पाएँ। क्योंकि जहाँ तक हमारा मानना है कि इस बार मैथ से एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि 25 से 30 क्वेश्चन इस बार मैथ के सिलेबस में आपके बनेंगे। आइए देखते हैं मैथ के सिलेबस में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका एरिया क्या क्या रह सकता है। थोड़ा सा विस्तृत रूप में आज चर्चा करेंगे, देखते हैं फटाफट। पहला देखिए, ये नंबर सिस्टम है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम का सेक्शन है, कन्फर्म है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि एलसीएम एचसीएफ का जो सेक्शन है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और पूछे जाने की संभावना नहीं, पूछे जाएंगे, कन्फर्म है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि आपका औसत है, औसत बनाया गया है, औसत का सेक्शन है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं अपना अनुपात, जो आप रेशियो बोल रहे हैं, वो आपका रेशियो का सेक्शन है, रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर परसेंटेज, देखिए परसेंटेज से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फिर देखते हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए, आप प्रतिशत जब पढ़ेंगे तो उसके साथ लाभ और हानि उसी के इंक्लूडेड चैप्टर है। आप इसको लाभ और हानि को परसेंटेज से अलग करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर के भाग ही हैं। फिर देखिए आगे चलते हैं, एसआई और सीआई। देखिए एसआई और सीआई के चैप्टर में एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे एसआई से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहीं सीआई से भी 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि बनेंगे इधर से क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं अलजबरा, बीजगणित। बीजगणित में ज़्यादातौर पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न सामान्य प्रकृति के होंगे, वो ज़्यादा टफ नहीं होंगे, क्योंकि आपका लेवल 5वां है, प्राइमरी लेवल पे, और प्राइमरी लेवल पे अलजबरा के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन में मेनली 2-3 चीज़ें ज़्यादा है, वो आप याद रखिएगा। मैं लिखता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इन चैप्टर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक है आयत, दूसरा वर्ग, आयत हो गया, वर्ग, फिर आप कह सकते हैं चतुर्थी, वृत्त, फिर आप बोल सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज। ये सारे सेक्शंस आपको ध्यान देके पढ़ने होंगे। ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनेंगे। आप इसके लिए सबसे बेहतर होगा आप एनसीईआरटी के जो पुस्तक है 7वां और 8वां 2 क्लास की पुस्तकें आप रेफ़र कर सकते हैं। दोनों लेवल में अच्छी खासी किताबें में दे रखी है क्वेश्चंस, आप उसको देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं एक ज्यामिति चैप्टर है, जियोमेट्री जिसको आप बोलते हैं। ज्योमेट्री के भी जो बेसिक संरचनाएं हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए, उसकी अवधारणाएं को समझने का प्रयास कीजिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ज्यामिति। और नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क है, आप समझ सकते हैं, जिसको आप कार्य और समय भी बोल सकते हैं या समय और काम भी बोल सकते हैं। ये चैप्टर है, यहाँ के भी क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस, समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल ये ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और अच्छे लेवल से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आप समझ सकते हैं कि इस बार बीपीएससी में अभी आपको बताया गया कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के सिलेबस से बनने की पूरी संभावना। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं, समझते हैं कि हमारा रिसोर्सेज क्या होना चाहिए इसको पूरा करने के लिए। देखिए, एक तो हम अपना एनसीईआरटी की पुस्तक या एससीईआरटी जो भी हमारा बुक हो, आपके पास जो भी क्लास का बुक हो, आपको एटलीस्ट 5वें से लेके और 8वें तक के बुक्स को कंप्लीट करना होगा।
ठीक है। या अगर आप ये बुक्स को नहीं करना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल का बुक उठा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। और कोई बेसिक कंसेप्ट या किसी चैप्टर को अगर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूट्यूब से किसी भी टीचर का लेक्चर से आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं है। आप कर सकते हो, केवल उस टॉपिक का नाम लिख के सर्च कीजिए और आपको जो टॉपिक मिलता है आप उसको कर लीजिए ताकि आपका काम हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि हमारे पास लगभग 75 to 80 डेज के अराउंड लगभग बचे हुए हैं और उसमें बहुत सारे हमें सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ज़्यादा समय ले सकें। आप समझ सकते हैं कि अभी आपको कंप्लीट करना है EVS, SST, साइंस का सेक्शन भी है आपका, मैथ भी है, देन आप समझ सकते हैं रीजनिंग भी है। फिर आप जो मैं आपका एक वर्ड आप छूट रहा है आपसे, हिंदी भी आपका है क्योंकि इंग्लिश भी है। मेरी एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे वो हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा इसको हल्के में ले रहे हैं ना, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो याद रखिएगा। जैसे आज भी आप सभी को शायद पता ही होगा कि UPSC में CSET एक पेपर होता है जिसको क्वालिफाइंग पेपर बोला जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि इस हमारे 100 नंबर में 30 नंबर भी लाने के लिए लाले पड़ जाए और हम सारे लोग मतलब कि आपको तकलीफ झेलना पड़ जाता है। ऐसा ना करें, क्योंकि आपका हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको लगभग 30% आपको नंबर लाने हैं, यानी 30 नंबर आपको लेके आने हैं, तभी आप क्वालिफाइंग है, अदरवाइज आप फेल हैं। अगर मान लीजिए आपको 120 नंबर के पेपर में इधर GS के सेक्शन में आपको मान लीजिए आपको 110 भी मिल जाए, लेकिन इधर आपको 30 नंबर भी ना पूरे हो, अगर मान लो किसी का 25 आ गए, तो फिर इनके कोई फ़ायदे नहीं 110 नंबर के, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन भी कंप्लीट करना है, EVS भी कंप्लीट करना है, SST भी कंप्लीट करना है, आपका साइंस भी कंप्लीट करना है, मैथ और रीजनिंग भी कंप्लीट करना है। आप सभी को पता है कि इतना सारा सिलेबस को आपको 75 दिनों में आपको निपटाना है, ना केवल बल्कि निपटाना है बट ऑल्सो इसमें रिवीजन का सेक्शन भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि केवल पढ़ लेने से कुछ काम तो होने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आपको रिवीजन कितना मस्ट है। विदाउट रिवीजन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर आपको परीक्षा हॉल में लगेगा कि ये भी क्वेश्चन सही है, तो फिर ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी ऑप्शन सही है तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम, छोटे छोटे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता भी है कि इस बार BPSC निगेटिव मार्किंग का पैटर्न लेके आया है। तो इस बार जो है BPSC 68 वाले में हुआ था, बहुत सारे बच्चों का जैसे निगेटिव ना हो तो प्री क्वालिफाई कर लेते, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि वो निगेटिव लगने की वजह से 68 में वो फेल हो गए। बहुत सारे मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि आपको निगेटिव से भी बचना है और सिली मिस्टेक से भी बचना है, तो आपको मोर टाइम से रिवीजन की प्रोसेस को अपनाने चाहिए। और याद रखिएगा उसके साथ में आपको क्या होता है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको रिवीजन मोर एंड मोर टाइम, यानी अधिकांश से अधिकांश बार आपको रिवीजन करने का टाइम मिल सके और आप रिवीजन कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।